नमस्कार, मैं हूँ कुकू टीवी अखबार का लेखक अमन। मैं अभी अभी एक अजीब से कस्बे से लौटा हूँ जहाँ पुलिस वाले जेल में थे और चोर कस्बे को संभाल रहे थे। मैंने कुकू टीवी अखबार के लिए छापी है। आप इसे कुकू टीवी पर जाकर चेक कर सकते हैं। हेडलाइन है जादुई उल्टा जेल। अब मैं कोई नई कहानी के तलाश में हूँ, इसलिए मैं आया हूँ तिलस्मी कस्बे में नेहा नाम की औरत से मिलने, जिसने कस्बे वालों की जिंदगी बदल दी अपने प्रभावशाली किताबों से। सुना है कि उनके पास कोई दिलचस्प कहानी है जिसे मैं अपने अखबार में डाल सकता हूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ नेहा जी के दफ्तर में। अमन जी, आपका स्वागत है तिलस्मी गांव में। मैं हर रोज आपके लिखे हुए अखबार को पढ़ती हूँ। जी शुक्रिया आपका। आज इसी सिलसिले में आया हूँ आपसे आपकी कहानी सुनने, जिसने आपको बदल दिया और आपको इतनी प्रभावशाली किताबों को लिखने में मदद की। तो बात ये है कि जब मैं चौथी में थी तब मैं अपना घर छोड़कर भाग रही थी, जैसे कई बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागते हैं। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे एक आदमी नजर आया जो रास्ते में बैठकर पत्थरों से आग जला रहा था। मैं उन्हें अनदेखा करके जा ही रही थी कि तभी उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। कहाँ भागे जा रही हो घर छोड़कर? आपको कैसे पता कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ? ओह, ट्रेन 1 घंटा लेट है। बताओ क्यों घर छोड़कर भाग रही हो? आपको ये कैसे पता? मेरे पापा मुझे नई साइकिल नहीं दिला रहे हैं, इसीलिए। मैंने कितनी बार कहा उनसे कि मुझे नई साइकिल दिलाइए, मगर वो मेरी कभी सुनते ही नहीं हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। ओह, तो ये कहानी उस आदमी की है? हाँ, उनका नाम दर्पण था, जिनकी कहानी ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने आगे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बात है 1955 की, जब मैं अपनी बेगम सुमन और बेटी सुक्कू के साथ रहता था। उस वक्त कस्बे के लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे। तब कस्बे में किसी को माचिस के बारे में पता नहीं था। लोग इस तरह पत्थरों से आग लगाकर अपना खाना बनाते थे। मैं बहुत ही उत्साही आदमी था, जिसे नई नई चीज़ें करने में मज़ा आता था। मुझे एक रईस व्यापारी बनना था। मैं तो हर वक्त घर से बाहर ही रहता था, जो मेरी बीवी को बहुत बार अच्छा नहीं लगता था। आप आज कहाँ जा रहे हैं? एक पूरा दिन भी आप सुक्कू के साथ नहीं बिताते हैं। सुमन, तुम हो ना उसके लिए। मुझे आज एक नए इन्वेंशन के बारे में पता चला है, जिससे घर के चूल्हे में आग लगाना और आसान हो जाएगा। एक बार मैं देख लूं कि वो कैसे बनता है, फिर मैं उसका व्यापार शुरू करूंगा और हर रोज तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर फिर भी आपको हमारे साथ भी रहना चाहिए। सुमन, बस थोड़ी ही दिनों की बात है और ये सब मैं तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। उस वक्त मैं शहर की तरफ गया था, जहाँ माचिस की तीली का आविष्कार हुआ था। माचिस की तीली जिस दरख्त से बनती और जो चीजें उसे बनाने में लगती थी, वो सब हमारे कस्बे में मिलती थी। फिर क्या, मैं अपने कस्बे में आया और उन माचिस की तीलियों को बनाना शुरू कर दिया। हर रोज दर्जनों माचिस की तीलियों को बनाता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। मैंने बहुत पैसे कमाए। मैं घर कम जाता था, लेकिन उनका ध्यान हमेशा रखता था। मुझे याद है जब मैं अपने बेटी के लिए एक बड़ी सी गुड़िया लेकर गया था। मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी गुड़िया ले आया हूँ। वाह पापा, ये कितनी बड़ी गुड़िया है। तुम्हें ये गुड़िया अच्छी लगी सुक्कू? हाँ पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आप भी खेलिए ना। अभी नहीं बेटा, आज अब्बू का दफ्तर जाना जरूरी है। मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलूंगा। मेरे दफ्तर में जाने की बात सुनकर सुमन हमेशा गुस्से में आ जाती थी। आपको आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और आप अभी जाने की बात कर रहे हैं। सुमन, मुझे माफ कर दो, लेकिन जाना जरूरी है। आज शहर में माचिस की तीली की नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। अब ये व्यापार तिलस्मी कस्बे तक सीमित नहीं रहेगा। अब ये व्यापार शहर में फैलेगा। मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं। आप कभी घर पर नहीं आते हैं, और आते भी हो तो थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाते हो। मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ सुमन। बस थोड़ी दिनों की बात है, उसके बाद मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। मैं वहां से निकल गया
और शहर में माचिस की तीलियों की एक फैक्ट्री खड़ी कर दी। मैंने सुक्कू का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। सुमन के लिए एक बहुत बड़ा बंगला खड़ा कर दिया। पहले मैं कई दिनों तक घर नहीं जाता था और अब मुझे घर गए महीने हो जाते थे। सुमन ने मुझे एक बार खत भी भेजा था। महीनों हो गए मगर तुम घर नहीं आए। जल्दी आ जाओ, सुक्कू तुम्हें बहुत याद कर रही है। उसकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है। जब मैं वो खत पढ़ रहा था तभी फैक्ट्री के कामगार ने मुझे आवाज लगाई। साहब, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। हाँ आया। कुछ व्यापारी मुझसे मिलने फैक्ट्री में आते हैं, जिसकी वजह से मैं उस खत का जवाब देना भूल जाता हूँ। जब दफ्तर में अपना काम करता था तब मेरे कामगार सुमन का खत लेकर मेरे पास आते थे। दर्पण जी, आपकी बेगम ने आपके लिए खत भेजा है। और मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहता था, हाँ हाँ, रख दो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। और उन खतों को पढ़ना भूल जाता था। मेरे घर पर मेरी बेटी सुक्कू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। लेकिन फिर भी सुमन मुझे खत भेजती रही और मैं उन्हें अनदेखा करता रहा। और अस्पताल में मेरी सुक्कू बस एक ही बात कहती थी, मम्मी, पापा कहाँ हैं? पापा जल्दी तुमसे मिलने आते ही होंगे बेटा। मम्मी, क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है बेटा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो थोड़े काम में बिजी हैं। तो क्या वो काम को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं मम्मी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं 3 महीने बाद जब घर जाता हूँ कि देखता हूँ तो घर में कोई नहीं है। मुझे पड़ोस वालों से पता चलता है कि मेरी बेटी सुक्कू अस्पताल में भर्ती है। मैं भागकर तिलस्मी अस्पताल में पहुँच जाता हूँ, जहाँ मेरी बीवी अस्पताल के सामने ही खड़ी थी और दवाइयाँ खरीद रही थी। वो पीछे मुड़ती है और मुझे देखती है। उसके चेहरे पर गुस्सा था। अब क्यों आए हो? पता है सुक्कू की तबीयत कितनी खराब है। कितने खत लिखे मैंने तुम्हें, किसी एक का भी जवाब नहीं दिया तुमने। सुक्कू इतनी बीमार है मगर उसने ये नहीं कहा कभी कि मुझे गुड़िया चाहिए, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। वो सिर्फ तुम्हारी राह देखती रही और तुम अपने कारोबार को बढ़ाते रहे। असलियत तो ये है कि तुम्हें हमसे कोई प्यार ही नहीं है। ऐसा नहीं है सुमन, ये सब तो मैं अब ये मत कहना कि तुम ये सब हमारे लिए कर रहे थे। हमें इस बंगले और अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं थी, हमें बस तुम्हारा साथ चाहिए था। सुमन की ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी जो सिर्फ अपने खानदान के साथ खुश है, मुझसे ज्यादा अमीर और रईस है। मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए गया। पापा, आप आ गए? बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया था। अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं बेटा, अब अब्बू तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी थी। हमें नहीं चाहिए कि आप ढेर सारे पैसे कमाओ, हमें बस ये चाहिए कि आप हमेशा हमारे साथ रहो। एक दिन सभी समझ जाएंगे कि ये पैसा, ये घर और भौतिक वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो है हमारे करीबी लोगों की भलाई, जिनसे तुम्हारी खुद की भलाई जुड़ी होती है। और आज मुझे ये बात समझ आई। आपकी बेटी को क्या हुआ और आपके कारोबार का क्या? मेरे साथ रहने से उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। वो पूरी तरह से ठीक हो गई। और जहाँ तक मेरे व्यापार की बात है, जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी बीमार है और मैं उसके साथ नहीं था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। और उसी गुस्से में मैंने अपनी माचिस के तीली की फैक्ट्री को आग लगा दी और तिलस्मी कस्बे में छोटा सा माचिस की दुकान खोल दी। मैंने अब दौलत के पीछे भागना बंद कर दिया है। आप ठीक कहते हैं। जाओ बेटा, तुम्हारी ट्रेन आ गई है, तुम्हें जाना था ना? नहीं, मैं अपने परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरी एक बात याद रखना बेटा, असल में हमारे खानदान और दोस्तों के प्रति हमारे जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने का बहाना नहीं है। आखिर में तुम जान जाओगी कि असली दौलत वही है जो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है, तुम्हारे अपने लोग। ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इस कहानी को जरूर कुकू टीवी अखबार के लिए लिखूंगा। लेकिन एक बात बताइए नेहा जी, फिर आप उनसे दोबारा नहीं मिली?
मैं घर जाने लगी, मगर मैंने सोचा कि दर्पण जी को आखिरी बार शुक्रिया कह दूं, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो वहां से गायब हो चुके थे और 2 पत्थर वहीं रखे हुए थे, मगर दर्पण जी कहीं नजर नहीं आए। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने खानदान के साथ बहुत खुश होंगे। नेहा जी, आपका शुक्रिया इतनी दिलचस्प कहानी सुनाने के लिए। चलिए अब मुझे जाना होगा, मुझे कुकू टीवी अखबार के लिए और भी खबरें लिखनी है।